हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं NCERT से पढ़ा रही हूँ, तो क्लास 5th की बुक का 9वां चैप्टर पढ़ेंगे घर्षण। इसके पहले वाले लेसन में मैंने आपको बल और दाब के बारे में बताया था। यदि वीडियो आपने देखी है तो आपको जरूर पता होगा। आज घर्षण बल के बारे में जानेंगे, तो अच्छा लेसन है। 1 या 2 प्रश्न इससे जरूर पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया गया हो। अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? बिल्कुल देखा होगा। गेंद जो है गति करती हुई आगे की ओर जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है जब गेंद रुक जाती है। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है? ये आप देख सकते हैं, ये लड़का केले के छिलके पर कदम रखता है और गिर जाता है। आगे लिखा है, इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। तो सबसे पहले यही बताया गया है कि घर्षण क्या है, यानी घर्षण बल। तो इसके लिए क्रियाकलाप पढ़ना पड़ेगा। छोटा सा क्रियाकलाप है। लिखा है, मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को घर्षण कहते हैं। तो घर्षण जो होता है पुस्तक और फर्श के बीच पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। यानी घर्षण जो है पुस्तक और फर्श के पृष्ठों के बीच जो सापेक्ष गति हो रही है उसका विरोध करता है। आगे लिखा है, आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में क्या कार्य करता है। यानी ये गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो घर्षण होता है वह गति का विरोध करता है। तो आगे यही बताया जा रहा है कि दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। तो इसीलिए ये संपर्क बल का उदाहरण है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में संपर्क और असंपर्क बल के उदाहरण बताए थे। तो घर्षण जो है संपर्क बल का उदाहरण है। आगे लिखा है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक घर्षण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्रियाकलाप लिखे हुए हैं। इसमें क्या करना है, ईंट को बांधना है एक डोरी से और इस कमानीदार तुला से खींचना है, पाठ्यांक नोट करना है। फिर ईंट के ऊपर पॉलीथीन को लपेटना है, फिर खींचना है, फिर पाठ्यांक लेना है। फिर जूट लपेटना है, फिर खींचना है, फिर पाठ्यांक लेना है। अब यहाँ आप ये कमानीदार तुला देख सकते हैं, ये क्या होती है इसके बारे में आपको बता दें। फिर घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कमानीदार तुला। तो कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। तो इसीलिए तो ईंट को खींचने के लिए कहा गया था, ताकि आप बल का परिमाण ले सकें। तो क्रियाकलाप लिखे हुए हैं, हमें क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
लिखा है घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। यानी देखने में तो पृष्ठ चिकने लगते हैं लेकिन उनमें जो अनियमितताएं होती हैं वो आंखों से नहीं दिखाई देती। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतः बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं, अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होगा। तो जैसे जो मैंने पहले ये क्रियाकलाप पढ़कर आपको बताया था कि जब आप ईंट पर पॉलीथीन लपेट देंगे फिर आप खींचेंगे तो बल का जो परिमाण है वह कम होगा, और जब जूट उस पर लपेट देंगे तो बल का परिमाण अधिक होगा। तो जो खुरदरे पृष्ठ होते हैं जिन्हें रुक्ष पृष्ठ कहते हैं तो उन पर जो बल होता है घर्षण बल अधिक होता है। ये यहाँ पर आप पृष्ठीय अनियमितताएं देख सकते हैं पुस्तक और मेज के पृष्ठ के बीच। आगे लिखा है हमने यह देखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। तो आप समझ गए होंगे जब कोई उस पर व्यक्ति बैठा होगा तो आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा और जब चटाई खाली होगी तो आप आसानी से उसे खींच पाएंगे। आगे लिखा है अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है? विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। तो यदि जो बॉक्स विराम अवस्था में है तो आपको गतिमान करने के लिए उसमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, और यदि कोई पहले से ही गतिशील अवस्था में है तो आपको उसी दिशा में यदि सरकाना है तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा। आगे लिखा है किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया गया बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। तो मैंने आपको बताया अभी कि यदि बॉक्स स्थिर अवस्था में है यानी विराम अवस्था में है तो उस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो जो बल लगाया जाएगा वह स्थैतिक घर्षण की माप होती है, और यदि गतिमान पहले से है और उसी दिशा में आपको बल लगाना है तो वह जो बल होगा वह होगा सर्पी घर्षण, यानी जो आवश्यक बल है वह उसके सर्पी घर्षण की माप है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि जब विराम अवस्था में होगा तब आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो जो बल की माप है वह स्थैतिक घर्षण कहलाती है। तो इसीलिए स्थैतिक घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से अधिक होता है, यानी सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। आगे लिखा है इसीलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। अब लिखा है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। तो ये पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान रखना आवश्यक है, जो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बताए तो आप समझ गए होंगे कि यदि पृष्ठ खुरदरा है, रुक्ष है तो उस पर घर्षण बल अधिक होता है, और यदि चिकना है तो घर्षण कम होता है। अब लिखा है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, यानी हानिकारक है लेकिन फिर भी अनिवार्य है। क्यों है चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है? मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी हो, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन होगा? तो यदि कांच का गिलास है और यदि धातु का भी है यानी स्टील का भी है और उस पर यदि तेल की परत चढ़ा दी जाए तो उसे पकड़ना
काफी मुश्किल होता है, और कांच को पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, वो हाथ से छूट जाएगा क्योंकि उसका जो पृष्ठ है वह चिकना हो जाएगा तेल की वजह से। आगे लिखा है, जरा सोचिए, यदि घर्षण ना हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा। अब इसी जगह पर जो मिट्टी का कुल्हड़ है वह खुरदरा होता है, तो उसे पकड़ना बहुत आसान है। आगे लिखा है, यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण ना होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि फर्श चिकना है और उस पर पानी भी है तो उस पर घर्षण बिल्कुल भी नहीं होता और आप उस पर नहीं चल सकते। और इसी प्रकार से कीचड़ वाले रास्ते पर, यानी बारिश हो गई हो और मिट्टी वाला रास्ता हो, तो उस पर भी चलना संभव नहीं होता क्योंकि घर्षण नहीं होता है और बिना घर्षण के हम लोग नहीं चल सकते। ये ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। आगे लिखा है, यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चौक से श्याम पट पर लिखते हैं तो श्याम पट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्याम पट से चिपक जाते हैं, और इस प्रकार श्याम पट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो चिकने पृष्ठ होते हैं उनमें भी कुछ अनियमितताएं होती हैं। इसी प्रकार से जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है उसमें भी कुछ अनियमितताएं होती हैं। जब उस पर चौक चलाई जाती है तो उन्हीं अनियमितताओं में चौक भर जाती है, तो आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। आगे लिखा है, यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती है और न ही उन्हें रोका जा सकता है और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहां घर्षण न हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भी भवन निर्माण नहीं हो सकता था। तो घर्षण हानिकारक है लेकिन फिर भी अनिवार्य है क्योंकि उसके बिना कोई कार्य संभव नहीं है। ना ही हम चल सकते हैं, भवन निर्माण नहीं हो सकता है, वाहन गतिमान नहीं हो सकते हैं, दीवार में कील नहीं ठोक सकते हैं, धागे में गांठ नहीं बांध सकते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए, ताकि हम लोग चल पाएं। और घर्षण के कारण जूते के जो तले होते हैं वे घिस भी जाते हैं। आगे लिखा है, तो यही बताया जा रहा है कि घर्षण हानिकारक भी है, अनिवार्य भी है। अब हानिकारक क्यों है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेच, बॉल बेयरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होंगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए, आप क्या अनुभव करते हैं? तो आप यदि हथेलियों को तेजी से रगड़ेंगे तो हाथ गर्म हो जाएंगे। ऐसा अक्सर आप लोग सर्दियों में अवश्य करते होंगे। और जो माचिस की तीली है वह घर्षण के कारण ही जल पाती है। जो उसका एक पृष्ठ होता है जिस पर तीली को रगड़ते हैं वह रुक्ष होता है, खुरदरा होता है। जैसे ही तीली को उस पर रगड़ा जाता है वह आग पकड़ लेती है। आगे लिखा है, आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यानी जो अगले जो बताए गए हैं अनुभाग में, उसमें घर्षण को किस प्रकार से कम किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार बढ़ाया जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है।
यहाँ आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जूते के जो सोल होते हैं वह असमतल क्यों बनाए जाते हैं, ताकि आप आसानी से चल पाएं। चिकना पृष्ठ हो तब भी आप चल पाएं। क्यों बनाए जाते हैं? घर्षण को बढ़ाने के लिए। ये आप टायर भी देख सकते हैं, इसीलिए खांचेदार बनाए जाते हैं। आगे लिखा भी है, यहाँ लिखा भी है, जूते तथा टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है। आगे लिखा है, स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिंग की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह पकड़ सकें। तो इसीलिए कबड्डी के खिलाड़ी मिट्टी या रेत अपने हाथों में रगड़ लेते हैं। आगे लिखा है, व्यायामी यानी जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। आगे लिखा है, यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीज लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि करने के लिए घर्षण को कम करते हैं। यानी कुछ स्थितियों में घर्षण को बढ़ाया जाता है और कुछ स्थितियों में घर्षण को घटाया जाता है। तो बढ़ाने वाले अभी हम पढ़ चुके हैं। टायरों में खांचे बनाए जाते हैं, जूते के सोल असमतल होते हैं, तो इन स्थितियों में घर्षण को बढ़ाया जा रहा था। और इन स्थितियों में जैसे कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कना, दरवाजों के कब्जों में तेल डालना, मोटर और साइकिल के जो मैकेनिक होते हैं मशीन के गतिशील भागों में ग्रीज लगाते हैं, तो ये सब घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। आगे लिखा है, जब तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहां इनकी एक पतली परत बन जाती है। इस गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःपाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। अब बोझों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? घर्षण पहेली उत्तर दे रही है कि घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। तो इसीलिए घर्षण कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं होगा। अब लिखा है कि पहिए घर्षण को कम कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? कुछ उदाहरणों के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। आप लोगों ने ट्रॉली बैग देखे होंगे, आप सभी के घर में होंगे, तो उनमें पहिए लगे होते हैं, तो आप आसानी से उन्हें खींच सकते हैं। तो यही लिखा है कि आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाएं। यहाँ आप देख सकते हैं लोटन घर्षण जो होता है वह कम हो जाता है, इसीलिए ये जो बैग होता है ये कोई बच्चा भी खींच सकता है। इसी प्रकार से इस क्रियाकलाप में दिखाया गया है। यदि किसी पुस्तक के नीचे आप इस तरीके से पेंसिल लगा दें तो इसको सरकाना आसान हो जाएगा। आगे लिखा भी है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि पहले जानवरों को बोझ खींचने के लिए प्रयोग किया जाता था, तब पहिए का आविष्कार नहीं होता था।
तो जानवरों को बहुत अधिक बल लगाना पड़ता था सामान को खींचने के लिए। फिर जब पहिए का आविष्कार हो गया तो यही कार्य बहुत सरल हो गया। आगे लिखा है, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बाल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि लोटनिक घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से कम होता है और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ये आपको याद रखना है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। आगे लिखा है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बाल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच बाल बेरिंग के उपयोग इसके सामान्य उदाहरण हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये बाल बेरिंग जो होते हैं घर्षण को कम कर देते हैं। अब लिखा है तरल घर्षण के बारे में, लास्ट टॉपिक है, इसी के बाद लेसन खत्म हो जाएगा। लिखा है, आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तरल। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। आपके विचार में वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में ये संकेत उन्हें प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियां तरल में गति करती हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ है कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जो नाव होती है वह मछली की आकृति की बनाई जाती है, ये पक्षी की आकृति का बनाया जाता है ताकि घर्षण को कम किया जा सके। तो आज का लेसन यहीं पर होता है समाप्त। घर्षण के बारे में जाना और घर्षण हानिकारक भी है, लाभदायक भी है, कैसे घर्षण को बढ़ाया जाता है, कैसे इसे घटाया जाता है, इन सब के बारे में जाना। अच्छा लेसन था। आपको 1 या 2 प्रश्न इससे मिल सकता है। मुझे आशा है आपने ध्यान से समझा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।